हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ले रहा था उसी में हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हमने फंडामेंटल राइट कहा था। और हम दूसरे फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे, राइट टू फ्रीडम की। कल मैंने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 की बात की थी। आज हम आर्टिकल 21, 21A और आर्टिकल 22 की बात करेंगे। आर्टिकल 21A जो एक संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में जोड़ा गया, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहने का मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति को जिसमें वो खुश रहना चाहता है, जिसमें उसके प्राण खुश रहना चाहता है, वो जिस तरीके से उसको वो लिबर्टी प्राप्त है। कहने का मतलब अगर मेरा मन कहीं भी घूमने जाने का अधिकार है, मैं कहीं भी घूमने में मुझे खुशी मिलती है तो मुझे कहीं भी घूमने जाने का अधिकार है। मेरा प्राण, मेरे जो प्राण हैं वो ये कहते हैं कि मुझे स्वच्छ वायु मिलना चाहिए। कहने का मतलब मुझे स्वच्छ वायु का अधिकार है, मुझे स्वच्छ जल का अधिकार है। ठीक, कहने का मतलब मुझे कुछ भी पहनने का अधिकार है, मुझे राज्य के द्वारा फ्री मेडिकल एड दी जाए। कहने का मतलब अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 सबसे पहले तो कहता है राइट टू एजुकेशन। ये जीवन जीने के अधिकार में ही आता है, लेकिन हम अब थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि आर्टिकल 21A क्या कहता है। तो आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, कहने का मतलब निजता का अधिकार, आपको अपनी गोपनीय रखने का अधिकार है। आपकी मर्जी है, जैसे आप देखते हो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के अंदर क्या लगा के रखते हैं, लॉक लगा के रखते हैं। इसका मतलब वो आपकी इच्छा है, आप अपनी प्राइवेसी, अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण, कहने का मतलब स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल का हर एक व्यक्ति को क्या है, अधिकार है। कहने का मतलब राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप का मतलब है हर एक व्यक्ति को कितनी भी निंद्रा लेनी, कहीं भी निंद्रा लेने का अधिकार है, लेकिन उसे कोई भी निंद्रा से क्या नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये भी उसका एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू फूड, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी खाने का अधिकार है। ठीक, राइट टू फ्री मेडिकल एड, कहने का मतलब ये राज्य की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति को फ्री मेडिकल एड क्या करे, प्रोवाइड करे। ये भी उसका एक फंडामेंटल राइट है। जैसे आप लोग देखते होंगे हर एक स्टेट के अंदर सीएचसीज बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल जब कोरोना हुआ तो कोरोना की वैक्सीन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करी, प्रोवाइड कराई। तो वो भी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, प्रदूषण, कहने का मतलब अगर किसी जगह पर पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको सरकार वहां पे स्वच्छ वायु प्रदान करे। कहने का मतलब कई बार आपने दिल्ली में देखा होगा कि दिल्ली में ऑड इवन लग जाता है, या जब वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है तो सरकार के द्वारा वहां पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। इसका मतलब स्वच्छ वायु का जो अधिकार है, पॉल्यूशन का जो अधिकार है, वो भी हमें किसमें है, ठीक, आर्टिकल 21 के तहत है। सेक्सुअल हरासमेंट, कहने का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का या महिला का या पुरुष का यौन शोषण किया जाता है तो वो भी उसका एक फंडामेंटल राइट है। वो उसके विरुद्ध कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। राइट टू शेल्टर, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रहने का अधिकार है। तो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रहने का अधिकार भी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 21 के अंतर्गत आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी में क्वेश्चन बना के आया, दैट इज उसने क्वेश्चन पेपर में पूछा क्या किसी भी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 21, जो कहता है राइट टू चूज, चुनने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को किसी से भी विवाह यानी कि शादी करने की स्वतंत्रता है। इसमें आप देखते हो, इसमें एक तो गे विवाह, इसमें आप देखते हो समलैंगिक, एक को हम समलैंगिक बोलते हैं या लेस्बियन बोलते हैं आजकल हम, वो वाली शादी। उसके बाद हम इसी में बात करते हैं किसकी, प्रेम विवाह की। तो प्रेम विवाह कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी से भी विवाह करने की जो इच्छा है वो भी किसके अंतर्गत आती है, आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू चूज के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज पेपर में पूछी जाती है कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी होती है तो उस इमरजेंसी के दौरान वो कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो आपके कभी नहीं खत्म होंगे। तो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 आपसे कभी भी नहीं छीने जाएंगे। कहने का मतलब अगर आप देखो देश में इमरजेंसी लगी हुई है, क्या आपको कोई पानी पीने से रोक सकता है, नहीं। क्या आपको सांस लेने से रोक सकता है, नहीं। क्या आपको खाना खाने से रोका जा सकता है, नहीं।
क्या आपको कहीं भी रहने से रोका जा सकता है? नहीं, लेकिन कहीं भी बाहर घूमने जाने से रोका जा सकता है। कहने का मतलब एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि इमरजेंसी के दौरान कौन से दो फंडामेंटल राइट निरस्त नहीं होते हैं, तो वो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 21 के ऊपर अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर हमसे हमारा आर्टिकल 21 क्या कर सकती है, छीन सकती है, या फिर उसे क्या कर सकती है, उसमें से किसी फंडामेंटल राइट को रोक सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको नोट बना के अपनी कॉपी में लिख लेना है या याद कर लेना है कि पार्लियामेंट विधि बनाने के बाद ही आर्टिकल 21 पे कोई ना कोई या आर्टिकल 21 से संबंधित कुछ भी चेंज कर सकती है। वो अधिकार केवल किसको है? पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट वो कैसे करेगी? विधि बनाकर। और आपको पता है कि विधि कैसे बनती है? सबसे पहले एक बिल लाया जाता है, उस बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके बाद ही वो क्या बनता है? कानून बनता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट विधि बनाने के बाद ही आर्टिकल 21 के ऊपर कोई ना कोई निर्णय ले सकता है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इमरजेंसी के दौरान कभी भी निरस्त नहीं होते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की, जो कि हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है जिसे राइट टू एजुकेशन कहते हैं। ये हमारे देश में पहले फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं था, केवल इसे आर्टिकल 21 में ही लिखा गया था। और आर्टिकल 21 बात करता था राइट टू एजुकेशन की, कहने का मतलब शिक्षा के अधिकार की। लेकिन एक केस आया जो मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक केस आया, और इसी मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक केस के तहत एक संविधान संशोधन किया गया जो हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट बना दिया और इसे लिखा गया आर्टिकल 21A में, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। कहने का मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या करे? प्रोवाइड करे। और इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अगर हम बात करें, इस फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा कि राइट टू एजुकेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी जगह लिखा हुआ है? 3 जगह। एक तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A, एक डीपीएसपी आर्टिकल 45 जो ये कहता है 6 वर्ष तक के आयु की शिक्षा, ठीक, या 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करेगा। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में, ठीक, आर्टिकल 51A की 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा कौन करवाएगा? उनके माँ बाप करवाएंगे। अगर उनके माँ बाप नहीं है तो जो व्यक्ति उन्हें पाल रहा है, यह उसका कर्तव्य है कि वह उन बच्चों को क्या प्रोवाइड करे? शिक्षा प्रोवाइड करे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्टिकल 21A के तहत आता है। फिर एक क्वेश्चन और पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी क्वेश्चन को लेके बनता है, क्या मरने का अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के तहत आता है या नहीं आता? तो मैं आपको बताऊं, मरने का अधिकार फंडामेंटल राइट या आर्टिकल 21 की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने जाता है या किसी का मर्डर करने जाता है, उस कंडीशन में वो एक कानूनन अपराध है, संवैधानिक अपराध है। कहने का मतलब अगर आप कल को सुसाइड अटेम्प्ट करते हो और अगर आप उस सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उस अटेम्प्ट में बच जाते हो, तो आपको कानून की तरफ से क्या दिया जाएगा? अपराध दिया जाएगा, जो हमारा आईपीसी सेक्शन 306, 307 और 309 कहता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है जिसको मैंने बोला है इथुनेशिया, और ये वर्ड बच्चों के दिमाग में बहुत आता है और बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं कि इथुनेशिया है क्या। हमारे देश में 2 प्रकार की इथुनेशिया है, या इस इथुनेशिया 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव इथुनेशिया होती है और एक पैसिव इथुनेशिया होती है। अब ये इथुनेशिया है क्या, इसको समझना बहुत आसान है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से सेट करके बताता हूं। आप ऐसे एग्जांपल मानिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जिसको किसी कारणवश कोई बीमारी आई, और बीमारी आने के बाद उसका जो शरीर था वो पैरालाइज हो गया। और पैरालाइज ऐसे हुआ कि ना तो वो बोल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है,
कुछ नहीं कर सकता। ठीक, केवल और केवल वो किस पे निर्भर है? दवाइयों पे निर्भर है। एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि यहां हम लिखते हैं एक्टिव और यहां हम लिखते हैं पैसिव। एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान ने ऐसा बनाया कि जिसका शरीर कोई भी काम का नहीं है, कहने का मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो बोल सकता, वो ना खा सकता, ना पी सकता, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, दोनों रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। अब एक बार एक केस आया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसमें यह कहा गया भाई अब एक ऐसा व्यक्ति जो ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, इसको कब तक जिंदा रखा जाए? और एक दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति जो भी ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, तो इसे भी कब तक जिंदा रखा जाए? अब ये जो व्यक्ति है ये दवाइयों के थ्रू जिंदा है। अब जब ये दवाइयों के थ्रू जिंदा है तो इस व्यक्ति को इंजेक्शन देके, जहर का इंजेक्शन देके क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। तो ये तो कंडीशन होती है एक्टिव इथोनेशिया की। और एक इस व्यक्ति को भी जिंदा रखा गया है, लेकिन इस व्यक्ति को खाने पीने पे जिंदा रखा गया है। और इस व्यक्ति को खाना पीना देना क्या कर दें? बंद कर दें। जब खाना पीना देना बंद कर देंगे तो इसकी बॉडी अपने आप डाउन हो जाएगी और अपने आप डाउन होने के बाद ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को एक तो आप खुद मार रहे हो और एक आप क्या कर रहे हो? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे और आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तब उस व्यक्ति की क्या हो गई? डेथ हो गई। उसे हम बोलते हैं पैसिव इथोनेशिया। और हमारे देश के अंदर पैसिव इथोनेशिया तो लागू है, लेकिन एक्टिव इथोनेशिया लागू नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट इथोनेशिया। मरने का अधिकार हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आर्टिकल 21 की बात करें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक, और आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कहने का मतलब गिरफ्तारी और नजरबंद से संरक्षण। मैंने आपको कल एक आर्टिकल बताया था, दैट आर्टिकल इज नोन एज आर्टिकल नंबर 20, जो हमें ऑफेंस से संरक्षण दे रहा था। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो वो अपराध से कैसे बच सकता है। उसमें मैंने आपको एक्स फैक्टो लॉ बताया था, डुअल जियोपार्डी बताया था और सेल्फ इंक्रिमिनेशन बताया था। यहां अरेस्ट और डिटेंशन से, कहने का मतलब व्यक्ति ने अपराध तो किया है, लेकिन अपराध करने के बाद जब उसको अरेस्ट करने आई पुलिस तो वो किस तरीके से बच सकता है? तो देखो बहुत आसान है। इस अरेस्ट में तीन चीजें आती हैं। जब भी आपने कोई कानूनन जुर्म किया या कोई भी अपराध किया, जैसे ही आपको पुलिस पकड़ने आएगी तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पुलिस से यही होगा कि भाई आपके पास ऐसे क्या पेपर्स हैं या क्या प्रूफ है या किस प्रूफ को लेकर आप आए हो जिससे मुझे क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले आप उसका कारण पूछोगे, रीजन पूछोगे। जैसे ही पुलिस ने रीजन बताया और आपको धर लिया गया, उसके बाद ये पुलिस का फर्ज होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाए? पेश किया जाए। लेकिन इस 24 घंटे के अंदर ट्रेवलिंग टाइम क्या नहीं होता? ठीक, इंक्लूड नहीं होता है। तीसरा, आपको आपकी मन मर्जी का वकील करने की क्या है? स्वतंत्रता है। अब भाई आप तो जेल में हो तो आप तो करोगे नहीं, तो आपकी जगह कौन करेगा? आपके फैमिली मेंबर्स। आपको ये अधिकार है कि आप उन्हें इन्फॉर्म करो और वो जो फैमिली मेंबर है आपको क्या करके दें? ठीक, मनपसंद वकील करके दें जो आपकी कार्रवाई को कर सके। इसी को बोलते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण। अब एक तो होती है गिरफ्तारी, अरेस्ट कर लिया गया, और एक होता है नजरबंद। नजरबंद का मतलब होता है अगर आप किसी अपराध में पाए गए या आशंका पाई गई तो उस कंडीशन में पुलिस आपको कस्टडी में ले लेती है या फिर आपको नजरबंद कर देती है। वो चाहे आपको आपके घर में नजरबंद कर दे या आपको आपके क्या थाने में नजरबंद कर दे या फिर आपको एक शहर के अंदर नजरबंद कर दे, जिसमें आपने सुना होगा पुलिस कई बार ये कह देती है कि आपको अनुमति नहीं है शहर छोड़ने की या घर छोड़ने की। कई बार ऐसे केसेस हम देखते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को उनके ही घर में या कहीं और कहा क्या कर दिया जाता है? नजरबंद कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है। तो डिटेन्ड का भी अधिकार है कि मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है, इससे ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे देश में एक संविधान संशोधन हुआ 44 CAA 1978, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम कितने महीने तक डिटेन कर सकते हैं? 2 महीने तक डिटेन कर सकते हैं। तो अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22। कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 और 22। यानी कि अगर हम दूसरे फंडामेंटल राइट की बात करें जिसे हमने राइट टू फ्रीडम कहा है, तो आर्टिकल 19 के अंदर मैंने कल आपको सारी की सारी बातें बताई थी कि आर्टिकल 19 के अंदर
किन किन चीजों के तहत आपको कौन कौन सी प्राइवेसी मिलती है या क्या क्या फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते हैं। आर्टिकल 20 के तहत हमने ऑफेंस देखा था, गिरफ्तारी से संरक्षण देखा था। आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी आज हमने देखी लाइफ। आर्टिकल 21A जिसने राइट टू एजुकेशन बोला, और आर्टिकल 20 जिसने बोला प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक, कहने का मतलब आर्टिकल 19 तो हमें वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा था, जिसमें हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कोई भी, ठीक, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी 6 टाइप की जो स्वतंत्रता थी वो मैंने आपको बताई थी। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 20 ऑफेंस, 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21A राइट टू एजुकेशन, और उसके बाद आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। और आर्टिकल 21 पे अगर कानून बनाने का अधिकार है तो वो किसको है? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट कैसे बना सकती है? लॉ पास करके। ठीक, केवल विधेयक को पास करके ही आर्टिकल 21 पे क्या बनाया जा सकता है? कानून बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 20 और 21 वो फंडामेंटल राइट हैं जो आपको इमरजेंसी के दौरान छीने नहीं जा सकते। देखो मैं अभी तक आपकी बहुत सारी पॉलिटी की क्लासेस ले चुका हूं, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ले चुका हूं, और मेरा मेन मकसद केवल यही है कि आपको कम समय में बिल्कुल एक्यूरेट वही इंफॉर्मेशन दी जाए जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को मुझे देना है जो पेपर में पूछी जाए, बिल्कुल एक्यूरेट सटीक वही चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपके वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, बाकी मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वे पे जीएस के कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें? मजबूत कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।